रोज़ाना अपन लोग एक ही पैटर्न के क्वेश्चन देख रहे हैं, बैलेंस शीट पी एंड एल, बैलेंस शीट पी एंड एल, एडजस्टमेंट चल रहे हैं उसके अंदर। आज भी वही चलेगा, लास्ट के 2 क्वेश्चन इसके अंदर, फिर अनसोल्ड देखेंगे। देखिएगा बच्चों, क्या करें, पहले नामकरण कर ले, बुक में तो करते जाओ आप। इक्विटी शेयर कैपिटल, शेयर होल्डर फंड, कॉल्स इन अरियर। अब यहाँ देखो, कॉल इन अरियर इसमें से ही लेस होगा, इसने तो डेबिट में लिख रखा है, तो ये 10 लाख की जगह 9,99,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? लैंड पीपी, बिल्डिंग पीपी, प्लांट एंड मशीन पीपी, फर्नीचर पीपी, जनरल रिजर्व, रिजर्व्स एंड सरप्लस, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, ये लोन लिया है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लिखो लॉन्ग टर्म बोरोइंग। इन्वेंट्री, रॉ मटेरियल, फिनिश गुड दोनों की है, तो इन्वेंट्री के लिए लिख दो बच्चों, इन्वेंट्री के लिए करंट एसेट, ठीक है। प्रोविजन फॉर टैक्स, करंट लाइबिलिटी, प्रोविजन फॉर टैक्स करंट लाइबिलिटी, ट्रेड रिसीवेबल, करंट एसेट, एडवांसेस। अब हमने किसी को एडवांस दिया है, वैसे तो अमाउंट 42,000 का ही है, तो लॉन्ग टर्म ना मान के शॉर्ट टर्म मान लो। हालांकि अमाउंट से किसी चीज़ को जज नहीं करते, लेकिन एडवांसेस के लिए कुछ नहीं दे रखा, शॉर्ट टर्म मान सकते हैं अपन, ठीक है। लॉन्ग टर्म भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नोट डाल के आना। डिविडेंड पेएबल, करंट लाइबिलिटी, पी एंड एल, रिजर्व एंड सरप्लस, कैश, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, करंट एसेट, ये भी करंट एसेट, लोन, लोन एनसीएल, और ट्रेड पेएबल फॉर गुड्स। अच्छा, अब ये है ना, ट्रेड पेएबल फॉर गुड्स है, तो ये भी करंट लाइबिलिटी में जाएंगे। और एक ट्रेड पेएबल और आए थे, नहीं ट्रेड रिसीवेबल थे, पेएबल नहीं थे ना, हाँ, तो बस एक ही, तो ये भी आ जाएंगे करंट लाइबिलिटी में। इतना जितना अभी तक मैंने पढ़ा, ये यहाँ खत्म हो जाता, सोचो यहाँ खत्म हो जाता, तो क्या तुम्हें इसको जमाने में भी दिक्कत आती? जमा तो सकते थे ना तुम, जमाना तो सबको आ गया है ना, तो ये सबसे इजी चीज़ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब एडजस्टमेंट में थोड़ा दिमाग लगाना है, लगाएंगे। सिर्फ एडजस्टमेंट में अपन लोगों को तो वो करना है, फोकस रखना है। ये जमाने वाले काम में मुझे नहीं लगता किसी से भी गलती होगी, ठीक है। और अच्छा, एडजस्टमेंट भी कितने होते हैं? 4, 5, हद में हद 6, 7, और क्या, बस। तो मतलब अगर मान लो मेरे को डेटा में 25 चीजें दे रखी है, तो उसमें 7 में एडजस्टमेंट है, तो बाकी 18 चीजों के नंबर तो मुझे ऐसे ही मिल रहे हैं जमाने के। अब उसमें भी कोई फॉर्मेट फॉलो नहीं कर रहा, तो फिर देखो, ये तो फिर उसका कंसर्न है। तो 12th क्लास के बच्चे को भी जमाने के लिए आ जाए तो वो जमा तो सकता ही है ना। पहले शेयर होल्डर फंड आएगा, शेयर कैपिटल आएगी, रिजर्व एंड सरप्लस आएगा, शेयर कैपिटल में कॉरियन लेस होगा, शेयर फॉर फीचर ऐड होगा। कल 4 फीचर के भी एडजस्टमेंट देख लिए, ठीक है। चलो अब एडजस्टमेंट देखते हैं। पहला एडजस्टमेंट, 2000 शेयर कंसिडरेशन अदर देन कैश वाले हैं, कोई एडजस्टमेंट नहीं करना। ऐसा होता है कि नोट्स टू अकाउंट में अगर कंसिडरेशन अदर देन वाले शेयर्स होते हैं तो उन्हें अलग से दिखाना पड़ता है ब्रैकेट में, कि 2 लाख शेयर है, उसमें से 2000 अदर देन कैश है, बस ये ब्रैकेट में लिखना है आपको। तो लिख लो यहाँ पे, नोट्स टू अकाउंट में सिर्फ एक एडजस्टमेंट करना है, ये बढ़िया है। ट्रेड रिसीवेबल 52,000 के वो है जो ड्यू फॉर मोर देन 6 मंथ है। प्यारे बच्चों, आपको जो फॉर्मेट पढ़ाया था, तो फॉर्मेट के नीचे याद है ट्रेड रिसीवेबल के बारे में ये दे रखा था, क्या दे रखा था? एजिंग का दे रखा था, ठीक है। तो आपको अब वो पूरा टेबल तो नहीं बनाना, लेकिन जितने भी ट्रेड रिसीवेबल है ना, उसमें ये जो है ना वो 52,000 6 महीने से ज्यादा वाले हैं। तो जितने भी है, जैसे मान लो 2 लाख है, तो 52 अलग कर लेना, नहीं अभी मत जाओ, 52 अलग कर लेना, 148 अलग कर लेना, 52 अलग कर लेना, 148 अलग कर लेना, बस इतना। अगर 2 लाख है तो पता नहीं जितने भी है, कितने हैं ये ट्रेड रिसीवेबल, देखो 2 लाख ही है, ठीक है। पेएबल भी 2 लाख ही थे ना, हाँ पेएबल भी 2 लाख है, पेएबल ध्यान रह गया था मुझे, लेकिन रिसीवेबल भी वही है। तो 52 को आपको क्या करना है, यहाँ देखो कि 52 अलग, 148 अलग, बाइफर्केशन है ना। अब कोई बोले सर ये क्या है यार, टोटल में तो 2 ही लाख आएगा ना, फॉर्मेट के ही तो नंबर है, फॉर्मेट से छेड़छाड़ करोगे दिक्कत होगी। सर इतनी देर से तो नहीं कर रहे थे, गिवन ही नहीं था कुछ। अब मैं, आप मेरे को ट्रेड रिसीवेबल दे रहे हो 2 लाख, तो मैं 2 लाख ही लिखूंगा ना। आप उसमें बाइफर्केशन दे रहे हो, 6 महीने से ज्यादा वाले, 1 साल से ज्यादा वाले, 3 साल से ज्यादा वाले, तो मैं सबको जमा के लिखूंगा, फिर जो क्वेश्चन बोलेगा वो करना है। नेक्स्ट, कॉस्ट ऑफ एसेट ये है, 2 एडजस्टमेंट हो गए हमारे, कॉस्ट ऑफ एसेट ये है। अब बच्चों, अगर एसेट की कॉस्ट ये है, तो जो ऊपर दे रखी होगी वो WDV है, तो डेप आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर से। डेप कैसे आ जाएगा? तो अब मैं ऊपर जाऊंगा, 4 लाख की बिल्डिंग है, ऊपर कितनी है? 3.5 लाख, तो 50 का क्या है? डेप। मशीन 5.25 है, फर्नीचर 50 है, तो अब रुक जाओ, मशीन 5.25 है, तो यहाँ पे ये 4 लाख है कॉस्ट,
और ऐसे एक डब्बा बना लेना वर्किंग नोट में। और WDV कितनी है? 3.5 लाख। ये 7 लाख है, इसकी WDV कितनी है? और ये 62 है, इसकी WDV कितनी है? तो बैलेंसिंग फिगर से क्या जाएगा? इन दोनों का डिफरेंस 50, इन दोनों का डिफरेंस 175 और इन दोनों का डिफरेंस 12,500। हाँ, P&L बनाना है केस में। मेरे को P&L की तो कोई आइटम ही नहीं दिखी इसमें। दिखी क्या तुम्हें? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नहीं दिखा, अदर इनकम नहीं दिखा, खर्चे नहीं दिखे। तो पढ़ो लास्ट लाइन में, सिर्फ बैलेंस शीट ही बनानी होगी, कोई आइटम ही नहीं थी P&L की, तो सीधे क्या बनेगी? ठीक है बच्चों। अब एक बात और सुनो मेरी, अभी इसने बोला गरिमा ने, तो उस पर से एक चीज याद आई। इन दोनों का डिफरेंस डेप्रिसिएशन है। भाई तू सुन ले इधर। अब अगर P&L बनाना होता तो उसमें ये वाला डेप्रिसिएशन नहीं आता, क्योंकि ये तो पूरे जिंदगी भर का डेप है। P&L में तो करंट ईयर का डेप आता है सिर्फ, तो उसे रेट देनी पड़ती है हमें। समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूँ? आप मुझे कह रहे हो ये कॉस्ट है, तो ये तो जब खरीदी थी तब की बात है, और ये आज की WDV है। तो मान लो ये 4 साल पहले खरीदी थी और आज ये 3.5 की है, तो 50 का डेप 1 साल का है कि 4 साल का है? P&L में 1 साल का डेप आता है कि 4 साल का आता है? तो बैलेंस शीट में तो पूरा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन आता है, लेकिन डेप P&L में तो सिर्फ करंट ईयर का आता है, इसीलिए P&L नहीं दिया इसने। तो इसमें कॉस्ट दिखाएंगे, फिर डेप माइनस करेंगे, फिर डायरेक्ट मतलब WDV दिखाएंगे। ठीक है, नहीं तो फिर इस पॉइंट का तो कोई मतलब ही नहीं निकला ना। नेक्स्ट, 1.5 लाख का जो लोन है वो हमने स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन से लिया है, जिसमें 7,500 का इंटरेस्ट है जो अभी तक ड्यू नहीं हुआ है। लोन सिक्योर्ड है। अब सुनो मेरी बात, ऊपर मैं अभी जाऊंगा, ये हिल जाएगा पूरा। ऊपर देख के बताओ लोन था कितने का? लोन भी 1.5 का ही था। तो ये लोन हमने स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन से लिया है, जिसमें 7,500 का ब्याज है जो अभी ड्यू नहीं हुआ है। इंटरेस्ट अक्रियू बट नॉट ड्यू। इसका मतलब समझते हो तुम? अक्रियू बट नॉट ड्यू। नहीं, एक्रियू बट नॉट ड्यू मतलब क्या? अकर हो गया और ड्यू नहीं हुआ, लेकिन ड्यू नहीं हुआ, इसका क्या मतलब है? एक्रियू बट नॉट ड्यू का मतलब देखो तुम क्या है। आपने कोई लोन उठाया फरवरी में, अब आप अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट मार्च में खत्म कर दोगे। बैंक वाले आपसे 3 महीने का ब्याज ले रहे हैं, तो फरवरी मार्च अप्रैल, तो फरवरी मार्च तो इस साल में लाया करेंगे और अप्रैल अगले साल लाया करेगा। तो ये अक्रियू तो हो गया, लेकिन ड्यू अगले साल होगा। तो लाइबिलिटी तो है ना, आपको पता है देना तो है ही, देना तो पूरे 3 महीने का ही है। तो आप इसको करंट लाइबिलिटी में दिखाओगे। किस में दिखाओगे? और लोन में से हटा दोगे इसको। नेक्स्ट, बैंक के अंदर 2,000 रुपये हमने परफेक्ट बैंक से लिए हैं जो शेड्यूल बैंक नहीं है। इससे क्या फर्क पड़ेगा? इधर देखो भैया, देखो ये पूरा खेल बाइफर्केशन का है। बस ऐसा कहते हैं ये लोग कि जो लोग शेड्यूल बैंक से आप बैंक जमा कराते हो ना, वो पैसा अलग दिखाओ, और जो शेड्यूल बैंक नहीं है, वैसे तो सारे ही शेड्यूल है। आप जिनसे भी डीलिंग करते हो ना, ICICI बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल, जितने भी बैंकों के आपने नाम सुने, सबके सब शेड्यूल है। कोई से भी ऐसे नहीं है जो शेड्यूल नहीं है। ठीक है, तो अगर कोई शेड्यूल बैंक ना हो, कम ही होते हैं यहाँ शेड्यूल, जो शेड्यूल ना हो, तो फिर वो अलग दिखाओ बस कि शेड्यूल बैंक के बैलेंस विद शेड्यूल बैंक, बैलेंस विद अनशेड्यूल बैंक, क्या बोलेंगे, अदर देन शेड्यूल बैंक, और कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, और बाकी का सब जो भी है। तो इसमें बस बाइफर्केशन करना है, हमें अलग करना है। जैसे ट्रेड रिसीवेबल को अलग किए थे ना 6 महीने वाले, ऐसे इसको। लास्ट, कंपनी ने एक कॉन्ट्रैक्ट किया था फॉर द इरेक्शन ऑफ मशीन 1.5 लाख विच इज स्टिल इनकम्प्लीट। अब देखो मेरी बात सुनो बच्चों, ये आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है, अब ये है ना, अभी इसके बारे में कुछ और दे नहीं रखा कि ये कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होगा आगे कि नहीं होगा, क्या है क्या नहीं, इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन है। तो इसको कंटिंजेंट लाइबिलिटी मान के नोट्स टू अकाउंट में दिखाना पड़ेगा। अभी हमारे पास रीजनेबल अश्योरेंस नहीं है कि ये कॉन्ट्रैक्ट कब कंप्लीट होगा, होगा भी कि नहीं होगा, तो आप इसको कंटिंजेंट लाइबिलिटी, मतलब आप इसका कुछ करोगे ही नहीं। कंटिंजेंट लाइबिलिटी बैलेंस शीट में आती ही नहीं है, सिर्फ नीचे एक नोट डाल के आना है। क्या डाल के आना है? नोट डाल के आना है। तो ये पॉइंट हमारे लिए क्वेश्चन के हिसाब से रिलेवेंट हो गया। ठीक है, अब यहां से देखते चलना, शुरू करें? ठीक है, एडजस्टमेंट एक बार दिमाग में रख लेना। एक तो शेयर्स में है नंबर 1, एक रिसीवेबल में है नंबर 2, एक एसेट में है नंबर 3, एक लोन में है नंबर 4, एक बैंक बैलेंस में है नंबर 5। याद रखना 5 चीज़ों पे एडजस्टमेंट है। तो क्वेश्चन करने के लिए हम क्या करेंगे, आप जब घर पे करो तो जिन 5 चीज़ों पे एडजस्टमेंट हो ना, उस पर स्टार मार्क कर लो, बाकी को जमा लो, बाकी को क्या करो,
जमा लो। और वैसे भी ये तो बहुत ही लल्लू क्वेश्चन है क्योंकि इसमें सिर्फ बैलेंस शीट है। मजा तो आता है अपन जो P&L बैलेंस शीट एक साथ आती है, इस पे स्टार मार्क है, इन तीनों पे स्टार है, और 2 हो गए, एक लोन पे 3, एक ट्रेड रिसीवेबल पे 4, और कैश एट बैंक अब नीचे आ गया। अब मैं यहाँ से शुरू करूँ पहले, सबसे पहले अपन लोग तो अपने तरीके से चलेंगे। शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल में आप 10 लाख है, आप इसमें क्या करोगे 2000 शेयर कंसिडरेशन अदर देन कैश थे तो वो ब्रैकेट में लिखोगे, और बाकी 10 लाख में से 1000 कॉल इन अरियर लेस करोगे तो 999 आ रहा होगा शेयर कैपिटल, आ रहा है। और कंसिडरेशन अदर देन कैश से कोई फर्क नहीं पड़ता, बस उसको ब्रैकेट में लिखना पड़ता है नोट्स अकाउंट में। देखो नोट्स अकाउंट में लिखा है क्या ब्रैकेट में, कंसिडरेशन अदर देन कैश, याद है ना सबको ये। नेक्स्ट शेयर होल्डर फंड के बाद रिजर्व एंड सरप्लस, ये ले ली मैंने, ये ले लिया। रिजर्व एंड सरप्लस में एक तो 210 है जनरल रिजर्व के, और नीचे ये रहा 86 का P&L। अब मेरे पास इसके नीचे नहीं जा सकता, आप जाओ और देखो कोई रिजर्व है क्या इसके नीचे, क्वेश्चन देखना बस, नहीं है तो अब आंसर में देखो इन दोनों का टोटल आ रहा होगा 296,700 आ रहा है, और इसमें कोई एडजस्टमेंट भी नहीं था। अब रिजर्व एंड सरप्लस के बाद आता है आपका नॉन करंट लाइबिलिटी। नॉन करंट लाइबिलिटी में लोन्स आएंगे। लोन देखो वैसे तो 1.5 लाख का है, लेकिन इसमें 7,500 का वो था तो 142,500, तो NCL में देखो 142,500 आ रहा होगा, आ रहा है क्या। एक अनसिक्योर्ड लोन है मेरे पास, नीचे नहीं, आप देख लो पहले कितने का है, तो वो भी ऐड कर देना 142 में, 142 में एक 21 भी ऐड कर देना, कितने आएंगे 2,3,500 हो गया। ये साइड में पटको इसको भी। नेक्स्ट अब इसके बाद आता है अपना होगा कौन सा, करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी के अंदर आज अभी आपने तो नामकरण कर ही रखा था सबका, एक तो ये आएगा प्रोविजन फॉर टैक्स, एक ट्रेड पेएबल थे नीचे वो आएगा, एक डिविडेंड पेएबल आएगा, एक डिविडेंड पेएबल आएगा, तो ये ले लो तुम लोग। एक तो ये भी हो गया ना 68, ये आ गया, डिविडेंड पेएबल के 60 आ गए 2, और नीचे ट्रेड पेएबल के 2 लाख, तो ये 68 और 60 कितने हो गए 128, 128 और वो 2 लाख 328, और 328 में 7,500 ब्याज के, तो 335,500 यही आ रहा है क्या। और नीचे देख लो और भी कोई चीज है क्या करंट लाइबिलिटी में, सही है 335 ही आ रहा है, 335,500। अब देखो मेरी बात सुनो, शेयर होल्डर फंड हो गया, NCL हो गया, CL हो गया, अब क्या आएगा असेट्स। असेट्स में सबसे पहले PP में एडजस्टमेंट है। लैंड पे तो डेप लगता नहीं है, ये तो 2 लाख ही आ रहा होगा, ये 3.5 आ रहा होगा, लेकिन डेप माइनस करके तो दिखाना कैसे है, 4 लाख माइनस 50 3.5 लाख, लिखना 3.5 ही है। फिर 7 लाख 1,75 और 5,25, फिर 62,500 12,500 और 50, मतलब डेप्रिसिएशन को इनर कॉलम में दिखाना है, प्रेजेंटेशन बेस्ड क्वेश्चन है। ये भी हो गया आपका, चलो ये भी टिक हो गया। PP के बाद अब इसमें देख लो मेरे पास नीचे नहीं है, नहीं रुको इसमें गुडविल वगैरह भी है क्या, देखो नीचे, इसके बाद वाला देखो तुम, इसके बाद यहां तक तो देख लिया, कुछ भी नहीं है, हो गया। अब क्या आएगा आप लोगों के पास, नहीं अब आपका करंट एसेट आएगी ना। अब PP के बाद करंट एसेट में इन्वेंट्री आएगी। इन्वेंट्री देखो इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं था, तो एज इट इज ले रखी होगी, ले रखी है, ठीक है। उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल को अलग अलग करके दिखाना है, एडजस्टमेंट है ना बच्चों, तो ट्रेड रिसीवेबल को 52 अलग, 1,48 अलग दिखा रखा है। हाँ डायरेक्ट टेबल तो बहुत सारे होते हैं ना तो बनाते हैं, इसमें 2 ही तो है। अपन ने टेबल कैसे पढ़ी थी, 6 महीने वाले, फिर 6 महीने से 1 साल वाले, 1 साल से 3 साल वाले, 3 साल से ज्यादा, और यहाँ देखो उसमें भी 2 कैटेगरी थी, एक अच्छे वालों में, एक अनडिस्प्यूटेड वाले और एक डिस्प्यूटेड। अनडिस्प्यूटेड वाले में गुड और डाउटफुल, और डिस्प्यूटेड वाले में गुड और डाउट। वो तो फिर एक क्वेश्चन पूरा डेटर का ही आया 3 नंबर में, तो फिर आएगा सब, और वो उसमें दे देगा आपको, सिर्फ टेबल बना के आनी है, और कोई एडजस्टमेंट तो था नहीं उसमें। कोई एडजस्टमेंट पड़ा था क्या अपन ने, ऐड लेस कुछ भी नहीं पड़ा, हो गया ये। उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल हो गया। अब अपन आएंगे किस पे, बैंक पे, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ठीक है। ये सारे टिक हो गए मेरे। इसमें एडवांसेस भी आएगा, देखो एडवांसेस 42 आ रहा है क्या, तो यहाँ मेरे सारे टिक हो गए। अब अपन कैश एंड कैश के अंदर बस ये याद रखना, ये लोन तुमने पहले ले लिया, ये भी ले लिया, ये 2 बचे बस, तो कैश तो 30 ही लोगे, लेकिन ये जो बैंक है ना 247, इसमें शेड्यूल
और अदर देन शेड्यूल लिख देना। देखो लिखा हुआ है शेड्यूल बैंक में कितना बैलेंस था हमारा, शेड्यूल बैंक में हमारा बैलेंस था 2000 रुपए का। वाओ, तो 245 अलग लिख देना, 2000 अलग लिख देना, कैश अलग लिख देना। देख लो बन गया। टोटल में तो यही आएगा इन दोनों का टोटल, इन दोनों का टोटल हो रहा है तुम्हारा कितना 277। देखो आ रहा है क्या कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 277। ठीक है बच्चों, एक बात और ध्यान रखना, जब आंसर करो तो यहां ये नोट नंबर का कॉलम जरूर बनाना, इंपॉर्टेंट है, उसको पता चलना चाहिए शेयर कैपिटल हमारा 1 नोट है, रिजर्व एंड सरप्लस हमारा 2 नोट है। जहां जरूरत पड़े वहां बनाना। यहाँ लॉन्ग टर्म बोरोइंग में भी थी जरूरत, ट्रेड पेबल में नहीं थी, इसने नहीं बनाया है ना। अदर करंट लाइबिलिटी में भी थी क्योंकि इसमें 3-4 चीजें हैं। मतलब तो रूल बना लो, 3-4 चीजें हो तो नोट बनाओ, नहीं तो मत बनाओ। क्या हो, कुछ नहीं आ रहा क्या, इस बराबर आ रहा है ना। चलो तो पागल है क्या तू, डरा क्यों देता है जाहिल, गो टू हेल। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन नंबर 6 शुरू करें बच्चों। फिर वही है, डेबिट और क्रेडिट बैलेंस दे रखे, मतलब ट्रायल बैलेंस बना हुआ है एक तरीके से। ठीक है, क्या करें, नामकरण करते पहले, तुम लोग बुक में करते जाओ। लैंड एंड बिल्डिंग पीपी, कॉल इन अरियर शेयर कैपिटल में से लेस होगा, अभी भी करा ना हमने, शेयर कैपिटल में से लेस होगा। कैश इन हैंड करंट एसेट, प्लांट एंड मशीनरी पीपी, ट्रेड रिसीवेबल करंट एसेट, इन्वेंट्री करंट एसेट। इधर इक्विटी शेयर कैपिटल, शेयर होल्डर फंड, डिबेंचर, एनसीएल, जनरल रिजर्व, रिजर्व एंड सरप्लस, पीएनएल, रिजर्व एंड सरप्लस, सिक्योरिटी प्रीमियम, रिजर्व एंड सरप्लस, सेल, सेल आ गया हमारा, आरएफओ, सेल आरएफओ, कैश एट बैंक करंट एसेट, परचेज पीएनएल, पीएनएल, फैक्ट्री एक्सपेंस पीएनएल ओ, एडमिन पीएनएल ओ, सेलिंग पीएनएल ओ, डिबेंचर इंटरेस्ट पीएनएल एफ, एफ माने फाइनेंस कॉस्ट। वेरी गुड, ठीक है, सारे हेड वेट तो सबको अच्छी तरह से याद हो गए हैं, है ना। ट्रेड पेएबल सीएल, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन पीपी में से लेस होगा, पीपी में से लेस होगा। सस्पेंस अकाउंट क्लियर करेंगे, सस्पेंस अकाउंट क्लियर करेंगे। चलो नेक्स्ट, ऑथोराइज शेयर कैपिटल 80 है बेटा, सिर्फ कहाँ आएगा, नोट्स टू अकाउंट। ठीक है, इसको मैं क्या बाद में वापस नहीं बताऊंगा, अभी देख लो नोट्स टू अकाउंट में 80,000 इंटू 10 ऑथोराइज कैपिटल 8 लाख आ रही होगी। अभी देख लो, टिक कर लो, ऑडिटर बन जाओ। ठीक है, 8 लाख। नेक्स्ट, कंपनी ने लैंड को 960 पे रिवैल्यू किया है। कितने पे रिव्यू किया है, 960। तो ऊपर जाके देखो लैंड थी कितने की, 8 लाख की, और रिवैल्यू कितने पे किया है, 960 पे, तो 160 का रिवैल्यूएशन। तो जब अभी देख लो बैलेंस शीट में लैंड एंड बिल्डिंग तो आ रही होगी 960 और रिजर्व एंड सरप्लस में आ रहा होगा 160 का आरआर, आ रहा है 160 का आरआर। ठीक है, हालांकि आप घर पे करो तो ऐसे मत करना, आप तो सारे अभी सारे एडजस्टमेंट पढ़ लो, उसका नामकरण कर लो, फिर एक साथ लेके बैठना पूरा। इसमें क्या आपको 5-7 मिनट क्वेश्चन शुरू करने के पहले देने पड़ेंगे। इसमें क्या होता है, फील्डिंग जमानी पड़ती है पूरी, है ना, फिर खेलना स्टार्ट करेंगे। डायरेक्ट खेलोगे तो पिक्चर बन जाएगी। इसमें पहले माइंड मेकअप पूरा कर लेना, ये चीज इधर आएगी, ये चीज इधर आएगी, इन 5 चीजों में एडजस्टमेंट है, बाकी में एडजस्टमेंट नहीं है, ताकि जिनमें नहीं है उनमें बराबर बराबर उतारता जाऊं। क्योंकि इसमें ना आपको, इसमें क्या होता है, हाँ अटेंटिव भी रहना पड़ेगा। और क्या होगा कि आपको ना ये डर रहेगा कहीं ना कहीं मैं कुछ भूल तो नहीं गया, मैं कुछ भूल तो नहीं गया, मैं कुछ भूल तो नहीं गया, बार बार ऐसा लगेगा आपको। ये मैं आपको एज ए स्टूडेंट बता रहा हूं कि मैं मतलब बिल्कुल समझ सकता हूं कि इसमें कहां गलती बच्चा कर सकता है और मैं कहां किया करता था। ठीक है, तो इसमें थोड़ा अटेंटिव रहना। बाकी क्वेश्चनों में क्या होता है, थोड़ा सा पढ़ा और फिर स्टार्ट कर दिया, थोड़ा सा पढ़ा स्टार्ट, इसमें नहीं होगा ये। इसमें मैं फिर बोल रहा हूं पूरी फील्डिंग पहले जमा लेना, ये चीज इधर आएगी, ये चीज इधर आएगी, डे 1 से बोल रहा हूं। करना कुछ भी नहीं है इसके अंदर, मतलब ये क्वेश्चन की एक खासियत भी है, क्वेश्चन में ही आंसर है, हमने अलग से कुछ कैलकुलेट नहीं करना, आंसर तो पूरा उसमें ही है, लेना है और पटकना है, जमाने का खेल है पूरा। चलो ये हो गया। इसके बाद इसको नोट्स टू अकाउंट में दिखाएंगे, कंसिडरेशन अदर देन कैश में इसका कोई एडजस्टमेंट नहीं है, सिर्फ ब्रैकेट में दिखाएंगे। तो यहां ब्रैकेट लिख लो, ऐसे कुछ भी अपनी तरफ से लिख लो कि हमें याद रहे, बस इसमें ये करना है, इसमें ब्रैकेट लिख लो। इसके अंदर लिख लो रिजर्व एंड सरप्लस में भी आएगा और पीपीई में भी आएगा, और इसमें लिख लो सिर्फ नोट्स टू अकाउंट में आएगा और कुछ नहीं करना। अब सस्पेंस अकाउंट क्लियर करते हैं। सस्पेंस अकाउंट जो 10,000 का, अरे यार ये तो पूरा देखा हुआ एडजस्टमेंट है, अभी तो करा अपन ने इसको, सेम है ये तो। देखो एक मशीन थी 24 की,
जिसके ऊपर एक्यूमुलेटेड डेब्ट कितना लग गया था 20 का। तो 4000 इसकी वैल्यू थी और हमने इसको बेचा कितने में है 10 में, तो वो सस्पेंस अकाउंट उस वजह से आया है। तो कल ही करा ये क्वेश्चन, तो अपन ने कल करा या परसों करा पता नहीं मुझे, परसों करा, ठीक है। तो बिल्कुल लल्लू एडजस्टमेंट है। यहां देखो चॉइस की मशीन थी, तूने देख लिया वो कल परसों वाला वीडियो? हो मिल गया था तेरे को वीडियो? मिल गया, डल गया है, कल का भी डल गया ना, 3 डल गए मतलब। चलो 24,000 की मशीन थी, 20 का डेप लग चुका था, तो WDV कितनी बची 4, और बिकी कितने में है 10 में। यही है ना, उल्टा तो नहीं पड़ गया हमें। कॉस्ट चॉइस है, WDV कितनी है, अरे डेप कितना लग गया 20, 24 में से 20 का डेप लग गया तो कितनी बची 4, तो 4 की चीज इन्होंने 10 में बेची है, तो 6000 का प्रॉफिट है। तो ये इसके लिए लिख दो तुम कि 6000 का जो प्रॉफिट है वो अदर इनकम में आएगा। किस में आएगा? अदर इनकम। तुम लिखते जाओ भाई, मेरा ये हट जाएगा अभी सब, फिर आराम से करेंगे। डेप्रीसिएशन 10% लगाना है, ठीक है। हाँ, अब ऊपर देखो कि मशीन की कॉस्ट कितनी थी, मशीन की कॉस्ट अब देखो 824 है, कल भी बताया था ये 24 हटा देंगे। क्यों हटा देंगे? क्योंकि ये तो 1 अप्रैल को ही बेच दी। जो चीज 1 अप्रैल को बेच दी उस पर डेप लगेगा क्या? तो 24 की थी, 20 मत हटा देना, 20 तो इसके ऊपर डेप लग चुका था। चीज ये कितने की थी? तो टोटल मेरी कॉस्ट 8 चॉइस है, उसमें से 24 की तो चीज मैंने 1 तारीख को ही बेच दी, तो मेरे पास कितनी बची 8 लाख की चीज, और 8 लाख की चीज पे 10% डेप्रीसिएशन है, तो 80,000 का डेप। और ये 80,000 का डेप बताने की जरूरत नहीं है, P&L में डेप्रीसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन में जाएगा। कहाँ जाएगा? नेक्स्ट, बैंक में 5000 बैलेंस नॉट शेड्यूल बैंक में, ये तो कर लिया अभी हमने, ये शेड्यूल बैंक में नहीं है तो इसका कोई एडजस्टमेंट नहीं है। बस क्या करेंगे, नोट्स टू अकाउंट में बैंक बैलेंस में सेपरेट करके दिखाएंगे। ऐसे कुछ भी अपने हिसाब से लिख लिया करो कि जिससे बस हमें याददाश्त रहे कि हाँ ये करना है, ठीक है। नेक्स्ट, बैंक बैलेंस में सेपरेट करके दिखाना है। प्रोविजन कितना बनाना है भाई साहब? 30%। बड़े दिनों बाद प्रोविजन आया, यहाँ देखो। अब हमारी एक स्टेप और बढ़ जाएगी, यहाँ देखो, हम लोग P&L बनाएंगे, उसमें RF और अदर इनकम लेंगे, 7 खर्चे याद करवाए हैं, 7 खर्चे लेंगे, इनकम में से 7 खर्चे हटाएंगे। मान लो प्रॉफिट 1 लाख का आया, तो 1 लाख के ऊपर 30% क्या लगाना है? प्रोविजन फॉर टैक्स। तो आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 70 आएगा। तो जो आप रिजर्व एंड सरप्लस में प्रॉफिट लेते हो ना, वो 70 लोगे, 1 लाख नहीं लोगे। और ये 30 का जो प्रोविजन बनाया है ये करंट लाइबिलिटी में दिखाओगे, क्योंकि लाइबिलिटी है ये। तो भैया यहाँ लिख लो, प्रोविजन फॉर टैक्स विल बी डिडक्टेड फ्रॉम P&L एंड शोन इन करंट लाइबिलिटी। डिडक्टेड फ्रॉम P&L एंड शोन इन करंट लाइबिलिटी। 50,000 के ट्रेड रिसीवेबल ऐसे हैं जो क्या है, 6 महीने से ज्यादा के हैं, तो इसको सिर्फ क्या करेंगे, ट्रेड रिसीवेबल में सेपरेट करके दिखाएंगे। क्या करेंगे? जैसे बैंक में करा था, तो बैंक में और ट्रेड रिसीवेबल में वही करना है। इसमें क्या करेंगे बच्चों, ट्रेड रिसीवेबल में सेपरेट करके दिखाएंगे। बस सारे खत्म। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, फॉर्मेट बेस्ड है, कर सकते हैं हम लोग। चलो शुरू करते हैं। पहले एक बार पूरा जमा लो दिमाग में। सस्पेंस अकाउंट हमने क्लियर कर दिया है, ट्रेड रिसीवेबल और बैंक बैलेंस में एडजस्टमेंट है 2, डेप्री उसमें है, मशीन में एडजस्टमेंट है 3, मशीन में एडजस्टमेंट है 3, इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है, सिर्फ बैलेंस शीट में आएगा। और इसमें कंपनी, इसमें लैंड में एडजस्टमेंट है 4, ये भी सिर्फ नोट्स अकाउंट में आएगा। तो 4 एडजस्टमेंट है सिर्फ। कितने एडजस्टमेंट है? 4। दिमाग में रखना बराबर। किसमें है? एक तो लैंड में, ठीक है। ये कुछ ऐसा हो सकता है कि पूरा क्वेश्चन खुल जाए। ये खुल गया, दिख रहा है क्या मेरे लाल? हाँ दिख रहा है। एडजस्टमेंट की ऐसी तैसी मैंने एडजस्टमेंट तो कर ही दिए ना सारे। अब तो सिर्फ क्या करना है, हमें दिमाग में है सारे एडजस्टमेंट। अब बस जिसमें एडजस्टमेंट है उसे टिक कर लो। लैंड पे एडजस्टमेंट है, कॉल इन अरियर उधर से लेस करूंगा। मशीन में एडजस्टमेंट है 3, ट्रेड रिसीवेबल को अलग करके दिखाना है 4, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन तो अपन प्रॉफिट के बाद बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ रेट लिख लो, बस कितनी रेट है 30%। उसके बाद सस्पेंस अकाउंट क्लियर कर दिया है मैंने।
और बैंक को अलग करके दिखाना था, ये रहा, बैंक को अलग करके दिखाना था, शेड्यूल बैंक और नॉट शेड्यूल बैंक, ठीक है। और लेंगे ना, कल भी बोला था, नहीं बोलेगा तो लेंगे। देखो इसमें डिबेंचर का इंटरेस्ट दिख रहा है तुम्हें, ये रहा, ले रखा है तो क्यों लेंगे। 300 का 10% 30 ही होता है और 30 ले रखा है उसने, ले रखा है तो नहीं लेंगे, नहीं ले रखा होता तो लेते, ठीक है। अब आप मेरे को एडजस्टमेंट करके बताओ, ये टिक करने के अलावा और कौन से एडजस्टमेंट है। ऑथोराइज वाला तो हो ही गया, नाम कर लो जल्दी से। सेकंड वाला कौन सा था, लैंड वाला। थर्ड वाला कौन सा था, कंसिडरेशन अदर देन कैश, तो हो गया, उधर ही हो जाएगा। चौथा सस्पेंस क्लियर हो गया। पांचवा डेप्रिसिएशन मैंने बता दी 10% रेट है, और वो कर लिया मैंने टिक। और सातवां वो तो प्रॉफिट में से लगेगा और अलग करके दिखाना है, वो भी मैंने टिक कर लिया। चलो शुरू करेंगे अब, शुरू। यहां देखो, हेलो, सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, सेल लो, देखो 1200। फिर अदर इनकम, अदर इनकम में वो 6000 का प्रॉफिट देखो ले रखा है। और सेल और अदर इनकम को मिला के तुम्हारा आरएफओ आ रहा होगा टोटल कितना, 1206 आ रहा है। टिक करो, टिक टिक टिक, 1206। उसका खर्चे लो सारे, खर्चे सबसे पहला आएगा खर्चा कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, एडजस्टेड परचेज वगैरह वगैरह। ढूंढो, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम तो नहीं है, ये रहा परचेज, परचेज ले लो, टिक। सेल ले ली, टिक। अदर इनकम हो गई, हाँ। परचेज के बाद कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम नहीं है तो कोई बात नहीं। फिर चेंज इन स्टॉक, नहीं लाइन से चलो बच्चों, 7 तो खर्चे, लाइन से चलो। चेंज इन स्टॉक, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, वो नहीं आएगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी एडजस्टेड परचेज ली थी। एडजस्टेड परचेज में ओपनिंग क्लोजिंग कर दिया होगा इसने। नेक्स्ट एम्प्लॉय बेनिफिट, एम्प्लॉय बेनिफिट में देखो वेजेस वगैरह नहीं है, खत्म ही हो रही है मेरी, 2 मिनट बस, हाँ। एडजस्ट, उसके बाद फाइनेंस कॉस्ट, फाइनेंस कॉस्ट में इंटरेस्ट लो। फिर फाइनेंस कॉस्ट में सिर्फ इंटरेस्ट ही है क्या। अब आएगा डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। बच्चों डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन अभी निकाला था मैंने 80,000, अब वापस क्या कैलकुलेशन करें, वही आएगा ना 80,000 आ रहा है 80। उसके बाद अदर, अदर में फैक्ट्री एडमिन सेलिंग, फैक्ट्री एडमिन सेलिंग। अब रुक जाओ, और खर्चे तो डेबिट में ही होते हैं, यहाँ और कोई खर्चे नहीं। टिक हो गया सब। 150 आ रहा है, 45 25 ये हो जाएगा तुम्हारा 70, 70 और 80 तुम्हारा हो जाएगा कितना, 150 हो रहा है 150। अब सारी इनकम में से सारे खर्चे हटा दो। मेरी बात सुनो, इनकम तो थी मेरी 1206 और खर्चों का टोटल तुम बताओगे मुझे कितना है, 660। तो 1206 में से 660 जाएंगे तुम्हारे 546। अब 546 पे हमारा खत्म हो जाता था, लेकिन अब इस पे 30% प्रोविजन बनेगा। 546 का 30% बताओ, 163.8 हटा दो, प्रोविजन फॉर टैक्स आ जाएगा करंट लाइबिलिटी, ठीक है। यहां लिख देता हूं, एक चीज और जुड़ गई, प्रोविजन फॉर, सॉरी यहां नहीं, लाइबिलिटी साइड में प्रोविजन फॉर टैक्स कितना आया, 163.8। इट विल बी शोन इन करंट लाइबिलिटी। चलो P&L बन गया। बैलेंस शीट देखो, बैलेंस शीट में शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल 500 और उसमें से कॉल इन अरियर 5 का हटा देना, तो 495 आना चाहिए मेरे हिसाब से। आ रहा है, टेक टेक टेक। रिजर्व एंड सरप्लस, जनरल रिजर्व के 150, P&L का 75 और आपका प्रॉफिट अभी आपने मुझे बताया प्रॉफिट बिफोर टैक्स 546 और ये बताया आपने 163.8, तो कितना बचा 382.2, ये भी आ रहा होगा। तो 382 प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम 40 प्लस P&L के 75 प्लस जनरल रिजर्व के 150 और कोई प्रॉफिट नहीं दिख रहा। टोटल बता दो। हाँ, आरआर लैंड को रिवैल्यू किया था हमने, 800 की लैंड थी, 960 किया था, तो 160 का आरआर, 160 का आरआर 807.2 आ रहा है क्या। नेक्स्ट एनसीएल, एनसीएल में आएगा डिबेंचर 300 आ रहा है। फिर सीएल, सीएल में आएगी करंट लाइबिलिटी में एक तो प्रोविजन फॉर डेप्ट, ये करंट लाइबिलिटी में ही आता है। अब लेकिन ये नहीं, हाँ नहीं, प्रोविजन फॉर डेप्ट तो लैंड में से लेस करेंगे, सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं। हाँ, ट्रेड पेएबल, ट्रेड पेएबल तो डायरेक्ट आ रहे होंगे 30 करंट लाइबिलिटी में, और प्रोविजन फॉर टैक्स अभी हमने निकाला था 163.8, तो 2 चीजें आ रही होगी, ट्रेड पेएबल और प्रोविजन फॉर टैक्स, दोनों हो गए।
NCL हो गया, CL हो गया, शेयर होल्डर फंड हो गया। अब आएगा NCA, नॉन करंट एसेट। नॉन करंट एसेट में लैंड 800 की जगह आएगी 960। देखो आ रही है 960। फिर मशीन 824 है, लेकिन इसमें से 24 की तो हटा दो, तो बची कितने की? 800 की। और उस पर प्रोविजन फॉर डेप माइनस करो। प्रोविजन फॉर डेप के लिए कल बताया था अकाउंट बनाना, लेकिन अब आपको अगर क्लियर हो तो मत बनाओ अकाउंट, बार बार दिमाग में ही कर लो। यहाँ देखो सामने, तुम लोग 2 मिनट सामने देख लो। प्रोविजन फॉर टैक्स का ओपनिंग बैलेंस आपका था 150। इस साल आपने 80 का डेप लगाया, तो 150 में 80 जोड़ लो, 230। 230 में से जो मशीन हमने बेच दी उसका प्रोविजन हटा देते हैं, तो 20 हटा दो, 210। तो प्रोविजन फॉर टैक्स 210 आ रहा होगा। आ रहा है? देख लो, खत्म। और लास्ट चीज मशीन हो गई। लकीशा कोई डाउट है बेटा? ये तूने वो कल वाला क्वेश्चन नहीं किया था, उसमें भी था ये, ठीक है? तो एक बार उसे भी देखना तो और क्लैरिटी आ जाएगी। फिर सुन ले, प्रोविजन फॉर डेप में आपका पुराना बैलेंस था 80 का, जितना भी था 150 का। अब इस साल आपने 80 का डेप और लगाया, डेप लगाने से प्रोविजन और बढ़ जाता है, तो 150 और 80 हो गए तुम्हारे 230। 230 में से जो मशीन हमने बेची थी, जो चॉइस की थी, उस पर 20 का डेप लग चुका था, तो वो 20 हटा दिए हमने। तो 230 में से 20 हटा दिए, तो कितने बचे? 210। तो प्रोविजन का क्लोजिंग बैलेंस आएगा 210। बस चलो, इसके बाद करंट एसेट में ले लो ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल 120 से अलग करके लेना, वो 6 महीने वाले। कितने हैं 6 महीने वाले? क्योंकि इस पे स्टार मार्क कर रखा है मैंने, अलग करके लिया है। इन्वेंट्री डायरेक्ट ले लो 96, ले ली। कैश इन हैंड डायरेक्ट दो, और कैश एट बैंक को अलग अलग दिखाना है। कैश एट बैंक में शेड्यूल अलग, अनशेड्यूल अलग। भाई अलग अलग करने में कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, इसको तो बस लिखना है। बस नोट्स टू अकाउंट में अलग अलग लिखना आप इसको, बैलेंस शीट में तो सबका टोटल ही आएगा। आ गया? और खत्म टैली। और यहां से शुरू हो जाएंगे अनसोल्ड। धन्यवाद, बंद कर दो भाई।